हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। 2016 जो कि बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए जो CEE एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ओके, उसका पार्ट है ये टीचिंग एप्टीट्यूड। और आप सभी लोगों को पता है 21st क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक के टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट होता है। मतलब बहुत बड़ा पार्ट, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है क्योंकि 30 क्वेश्चंस होते हैं। ओके। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जो अप्लाई करने की जो डेट है वो बढ़ चुकी है 10 जुलाई तक के। तो अगर आप लोगों ने अभी तक के फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो आप उसे जल्दी से फिलअप कर दीजिए और दिमाग से इस एंगल को बिल्कुल निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, एडमिशन तो होंगे ही होंगे। ओके। ओके, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की गई। द कॉन्सेप्ट ऑफ बुनियादी तालीम वॉज पुट फोर्थ बाय। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आप लोग देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा पेश की थी। ओके, एंड व्हाट अबाउट थ्राइज ऑप्शन। ठीक है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है उसके बारे में क्या। ठीक है, तो उनके बारे में मेरी यही राय रहेगी कि आप गूगल से स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिक्षा के लिए जो अवधारणाएं पेश की गई, श्री अरविंदो के द्वारा और विनोबा भावे के द्वारा, ओके, इवन इवन जो टैगोर है, ओके, उनके बारे में भी आप लोग देखिएगा ज़रूर। ओके, ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो 21st क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सेकंड, महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग दैट। रचनावाद सीखने का एक सिद्धांत है जो फर्स्ट सीखने वाले की अद्वैतता की पहचान करती है, दूसरा रटने को महत्व देती है, तीसरा शिक्षक की अहर्ता पर संकेंद्रित है, मतलब फोकसेस ऑन टीचर्स क्वालिफिकेशन, फोर्थ टॉक्स अबाउट बेसिक फैसिलिटीज़ इन द स्कूल। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 2, 3, 4 अप्रोप्रिएट नहीं है। हियर ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ जानना हमें बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रक्ट समथिंग मीन्स जो बच्चे की प्रायर नॉलेज है उसको टॉपिक से कनेक्ट करके उसके नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करना। ओके, मे बी कोई बच्चा है जो बिजनेस बैकग्राउंड से है या फार्मर बैकग्राउंड से है या किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उसका जो प्रायर नॉलेज है उसको टॉपिक से रिलेट करके टीचर के द्वारा पढ़ाया जाना, ये कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है पढ़ाने की। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, सीखने वाले की अद्वितीयता की पहचान करती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केटर्स टू। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV सेवा प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन सभी लड़कियों को, दूसरा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों को, थर्ड समाज के सुविधा वंचित वर्ग की लड़कियों को, मेधावी लड़कियों को। ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के द्वारा मैंने एब्रीविएशन वाले वीडियो में अपलोड किया हुआ है सब कुछ, सारा एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने नहीं देखा है उसे देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट से भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा समाज के सुविधा वंचित वर्ग की लड़कियों को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेबस। निम्न में से कौन एक अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है। पहला, एक अच्छा पाठ्यक्रम लचीला होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, एक अच्छा पाठ्यक्रम समुदाय केंद्रित होता है। A good syllabus is community centered. Third, a good syllabus encourages creative thinking. Fourth, a good syllabus does not provide scope for self evaluation. ओके, तो यहाँ पे जो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है,
नेगेटिव सेंस दे रहा है, जिस्ट दे रहा है, वो ऑप्शन 4 है. सो हियर ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. सेल्फ रियलाइजेशन एज एन एम ऑफ एजुकेशन मीन्स. शिक्षा का उद्देश्य के रूप में आत्मोपलब्धि मतलब खुद की उपलब्धि का मतलब है. पहला, व्यक्ति का नैतिक विकास. दूसरा, व्यक्ति का सामाजिक विकास. थर्ड, व्यक्ति की अंतः शक्ति का विकास. फोर्थ, व्यक्ति का भावात्मक विकास. ठीक है. ऐसे देखा जाए तो सारे जो ऑप्शन हैं कि किसी ना किसी एस्पेक्ट से सही है. ओके, बट हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है. ओके, तो शिक्षा का उद्देश्य के रूप में आत्मोपलब्धि का मतलब है व्यक्ति की अंतः शक्ति का विकास. ओके, सो हियर ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. इफेक्टिव टीचिंग टेक्स प्लेस इफ टीचर्स. प्रभावी शिक्षण संभव है जब शिक्षक फर्स्ट विद्यालय को साफ सुथरा रखते हैं. दूसरा, विद्यालय की पुस्तकालय में बैठते हैं. थर्ड, बेहतर वेतन पाते हैं. फोर्थ, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पे टीचर के बारे में बात हो रही है, वो भी शिक्षण विधि की. ठीक है, तो आप देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रभावी शिक्षण की बात हो रही है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस. शिक्षण अधिगम प्रक्रम हेतु उपयोग में लाई जाने वाली सर्वाधिक प्रभावी प्रणालियों में से एक है. फर्स्ट, गिविंग क्लास वर्क. दूसरा, डिक्टेटिंग नोट्स. थर्ड, प्रेजेंटिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. फोर्थ, टीचिंग बाय रीडिंग फ्रॉम बुक्स. ठीक है, तो शायद आप लोग इसका आंसर समझ भी गए होंगे. थर्ड ऑप्शन, मोस्ट इफेक्टिव मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज ऑप्शन थर्ड, प्रेजेंटिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. कोई भी टॉपिक अगर पढ़ा रहे हैं, उनका अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ठीक है, दिया जाता है तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है. सो हियर ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. A teacher of class 6 told the students to draw or make something on parts of human body and bring to class. Following are four different things students brought. Which of them is creative? Okay. तो कक्षा 6 में, छठवीं कक्षा में टीचर ने बच्चों को कुछ बना के लेके आने के लिए बोला, जो कि शरीर के हिस्सों से संबंधित कुछ कार्य करने का था. ठीक है, विद्यार्थी निम्न 4 अलग अलग चीज़ें लेकर आए. उनमें से कौन सृजनात्मक है? सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव. क्रिएटिव मीन्स समथिंग न्यू, कुछ नया. ठीक है, जो कि फ्रूटफुल भी हो. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 देखिए, मानव शरीर का श्वेत श्याम चित्र खींचा, मतलब ब्लैक एंड वाइट पिक्चर बना के लेके आ गया कोई कुछ लोग. उसके बाद सेकंड टाइप जो था, ड्रीव अ कलर्ड ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का रंगीन चित्र खींचा. थर्ड, ब्रॉट अ रेडीमेड चार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का बना बनाया चार्ट लाया. ठीक है. फोर्थ, मेड अ पजल फ्रॉम कट आउट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के टुकड़ों से पजल तैयार किया, पहेली तैयार की. ठीक है, तो दिस इज समथिंग न्यू. सो ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर, क्योंकि जो पजल के फॉर्म में बन के आया हुआ है ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ठीक है, उससे रिलेटेड जो क्रिएटिविटी है, तो वो ज़्यादा मतलब क्रिएटिव लग रहा है, सृजनात्मक की बात किया है. ठीक है, तो हियर ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. विनोद इज़ अ विजुअली चैलेंज्ड चाइल्ड इन योर क्लास. इफ़ यू वर हिज टीचर, how would you act? Okay, so this is the question of real classroom situation. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स से ये कहा हुआ है कि रियल क्लासरूम सिचुएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए. ठीक है, चारों ऑप्शंस को बराबर टाइम दीजिए और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगे उस पर आप टिक कीजिएगा. ये टोटली डिपेंड करता है आपकी कंसाइंस लेवल पे. ठीक है, कि आप किसको सही टिक मार्क करते हैं. ओके, आंसर डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो सही आंसर है वो सही होगा. तो आएगा आपके प्रैक्टिस से, आपकी थिंकिंग एबिलिटी से. ओके, सो क्लास में एक विनोद जो है
वो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, अगर आप उसके शिक्षक होते तो क्या करते? पहला, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से उसे जगह देने को कहते, है ना। दूसरा, ढेर सारी दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग। थर्ड, विशिष्ट शिक्षक का प्रबंध करना। फोर्थ, अभिभावकों को विशिष्ट विद्यालय में विद्यार्थी को दाखिल करने हेतु सलाह देते। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का अपोजिट हो जाएगा। मतलब ये उसको फॉलो नहीं करता कि अभिभावकों को विशिष्ट विद्यालय में विद्यार्थी को दाखिल करने हेतु सलाह देना। ओके, सो यहाँ पर जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन को भी कवर करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है उसे देखिए, ठीक है। तो ढेर सारी दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करना, वो चीज़ों का उपयोग करना जो कि एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़रूरी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रेल जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, उसको यूज़ करना, और वो बच्चा देख नहीं पाता तो उसके लिए अच्छे साउंड, ऑडियो जो है उसकी व्यवस्था करना, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सो हियर ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, एज अ टीचर you want to teach about plants in the immediate environment, which of the following approach is most suitable? ठीक है, ये भी रियल क्लासरूम सिचुएशन है। एक शिक्षक के रूप में आप आसपास के पर्यावरण में मौजूद पौधों के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला, पार्क के क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था करना, ऑर्गेनाइज अ फील्ड विजिट टू अ पार्क। सेकेंड, शो अ फिल्म ऑन प्लांट्स। थर्ड, यूज सैंपल ऑफ प्लांट्स। फोर्थ, डिस्प्ले अ पिक्टोरियल चार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है ना, प्रैक्टिकल की भी बात होती है इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका टीचर की तरफ से क्या होगा कि वो बच्चों को पार्क, गार्डन जो है वहाँ पर लेकर के जाए भ्रमण के लिए, ठीक है। तो हियर फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, एक शिक्षिका ने 10वीं कक्षा में गणित की परीक्षा की घोषणा की। A teacher had declared a test in maths for class 10th. विद्यार्थी तैयार होकर आ गए, उन्हें अचानक कार्यालय के काम से बाहर जाना पड़ेगा। किसको? जो शिक्षिका हैं, टीचर हैं। आप शिक्षिका को क्या सलाह देंगे? आप सोच लीजिए कि आपकी कोई फ्रेंड है जो कि स्कूल में टीचर है, उसने 10th क्लास के बच्चों को बोला कि आपका टेस्ट है मैथ का, बट प्रिंसिपल की तरफ से ऑर्डर आया कि आपको ज़रूरी काम से, मतलब शिक्षिका जो है उनको जाना है। तो इस सिचुएशन में एज अ फ्रेंड आप क्या सलाह देंगे जो कि ऑफिशियल भी सही हो? ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है लेट द स्टूडेंट्स वेट फॉर द रिटर्न ऑफ द टीचर। विद्यार्थी शिक्षिका के लौटने तक प्रतीक्षा करें। ओके, दूसरा, पोस्टपोन द टेस्ट, परीक्षा आगे बढ़ा दे। थर्ड, आस्क अ कलीग टू कंडक्ट द टेस्ट, किसी सहकर्मी से परीक्षा करवाने को कहें। फोर्थ, कैंसिल द टेस्ट, परीक्षा रद्द कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर ने अगर टेस्ट के लिए बोला है तो कहीं ना कहीं उनके विश्वसनीयता की भी बात इसमें जुड़ी हुई है। ठीक है, और हमें आइडियल आंसर को चूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे टेस्ट भी हो जाए, अच्छे से भी हो जाए, और टीचर की बात भी रह जाए, तो उसके लिए किसी सहकर्मी से परीक्षा करवाने को कहेंगे। ओके, सो हियर ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, एन इफेक्टिव टीचर इज द वन हु डज नॉट फोकस ऑन। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो ध्यान केंद्रित नहीं करता है। फर्स्ट, कंप्लीटिंग द सिलेबस। सेकेंड, यूजिंग टीचिंग एड्स। थर्ड, क्रिएटिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट। फोर्थ, क्रिएटिंग कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए। जो सबसे कम इम्पोर्टेंस रखता है वो है फोर्थ ऑप्शन, है ना। बच्चों को समझ में आना चाहिए, रेदर देन उनके बीच में अलग तरीके का कंपटीशन पैदा किया जाए। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कंपटीशन पैदा करने से बच्चे कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ओके, और
एन के प्रकार किसी भी तरीके से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करते हैं, भले ही उन्हें किसी भी तरीके को अपनाना पड़े। ओके, सो एक प्रभावी शिक्षक वह है जो ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला जो ऑप्शन है अप्रोप्रिएट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, इस्माइल इज 13 ईयर्स ओल्ड, ही नेवर वेंट टू स्कूल। एक 13 साल का बच्चा है इस्माइल, वो कभी स्कूल नहीं गया। नाउ ही विशेस टू गो टू स्कूल विद हिज फ्रेंड्स। अब उसकी इच्छा है कि वो अपने दोस्त के साथ स्कूल जाए। एज प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड यू टेक। ओके, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड कि आप लोग एजुकेशन के जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है स्कूल में प्रिंसिपल की, वो आप लोगों को मिले। ठीक है, तो आप सोचिए अगर क्लास स्कूल के आप प्रिंसिपल होते हैं और इस्माइल एक बच्चा है जो कभी स्कूल गया नहीं, उसकी उम्र 13 ईयर्स है, बट वो स्कूल जाना चाहता है। ठीक है, तो आप एज अ प्रिंसिपल क्या कदम उठाएंगे? पहला, 8वीं कक्षा में दाखिला देंगे। दूसरा, पहली कक्षा में दाखिला देंगे। थर्ड, उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी इच्छा के अनुरूप दाखिला देंगे। फोर्थ, परीक्षा लेकर दाखिला देंगे। ठीक है, तो मैंने आरटी एक्ट 2009 को एक्सप्लेन किया हुआ है एक इंडिविजुअल वीडियो में, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है उसे देखिए, जिसमें ये कहा गया है कि एज अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा विदाउट एनी टेस्ट। ठीक है, तो 13 इयर्स का बच्चा है ना, तो 7th या 8th क्लास, इस क्लास में उसे दाखिला दिया जाएगा रेदर देन फर्स्ट क्लास और अभिभावक से पूछ के या टेस्ट लेके। ठीक है, तो हियर फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, imagine you are working in a remote rural single teacher school. Most of the students go to the field to work with their parents and don't come to school regularly. Which of the given alternatives do you think would help children come to school? कल्पना करें कि आप दूर दराज के ग्रामीण एकल शिक्षक विद्यालय में काम करते हैं, रिमोट एरिया, बहुत दूर दराज। ठीक है, जैसे कि हम लोग जिस स्कूल में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, एज अ टीचर, जैसे कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कूल्स, तो वो जो स्कूल है रिमोट कंट्रोल एरिया से है ना। अगर ऐसा कोई स्कूल है जहाँ पर आप सिंगल टीचर है, वहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं पेरेंट्स के साथ खेत में काम करने जाते हैं और रेगुलर बेसिस पे स्कूल नहीं आते हैं, तो अपनी समझ के हिसाब से इन विद्यार्थियों के लिए आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है। पहला, पनिश द इरेगुलर स्टूडेंट्स। अपने पेरेंट्स के साथ वो जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते किसी भी हालत में। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। सेकेंड, इन्फॉर्म हायर अथॉरिटीज टू इश्यू नोटिस टू पेरेंट्स। थर्ड, हैव अ टॉक विद द पेरेंट्स। फोर्थ, गो टू द हाउस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन वर्किंग डेज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिशियल अगर हम जो बोलना चाहिए प्रोटोकॉल्स है टीचर, है ना, उसके हिसाब से सेकंड वाला जो ऑप्शन है, इन्फॉर्म हायर अथॉरिटीज़ टू इश्यू नोटिस टू पेरेंट्स। पेरेंट्स लोगों को नोटिस के लिए बोला जाएगा हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा। ठीक है, उसके बाद की स्टेप होती है कि आप पेरेंट्स से डायरेक्टली जा कर के बात करें। ठीक है, so here option 2 will be right answer. Now our last question of our video. ठीक है, what would you do if a student constantly interrupts while a classroom discussion is in progress? कक्षा में चर्चा के दौरान अगर एक विद्यार्थी लगातार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, विद्यार्थी को कक्षा से निकल जाने को कहेंगे। दूसरा, विद्यार्थी को उसके व्यवहार के लिए डांटेंगे। तीसरा, विद्यार्थी के व्यवहार का कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे। फोर्थ, सजा के रूप में विद्यार्थी को अतिरिक्त गृह कार्य देंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, इनका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, हम आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं और जब भी जो आइडियलिज्म आंसर लगता है आपको उसी में टिक मार्क करना है। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे के अपने अपने एक्सपीरियंसेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स
में, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स को आप लोगों ने फेस किया होगा। इवन हम लोगों ने भी बहुत डिफरेंट टाइप के टीचर्स को फेस किया है, जो पनिश भी करते थे, क्लास से भी भगा देते थे, इवन कई बार घर भी भगा देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। विद्यार्थी के व्यवहार का कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो रेमेडियल जो भी ट्रीटमेंट हो सकता है वो दिया जाएगा। सो नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 35 आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर ये जो प्रयास है ये आप लोगों को हेल्पफुल साबित हो रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना भी हो सके, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। अब ये बेल आइकॉन को प्रेस क्यों करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन सभी के मन में आता है, ओके। तो अगर आप बेल आइकॉन को प्रेस कर देंगे तो सबसे पहले आपके पास वो वीडियो आएगी विदाउट सर्च, ठीक है। बेल आइकॉन मीन्स नोटिफिकेशन, ओके। सो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आई होप ऑल विल बी सिलेक्टेड फॉर RI ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। बशर्ते आपको मेहनत करनी है, रीजनिंग इंग्लिश के लिए बहुत मेहनत करनी है डेली। और टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे डिस्कशंस होते हैं। मोर देन 120 स्टूडेंट्स आर देयर एंड डेली they are discussing about the questions related to reasoning, English and teaching aptitude. अगर आप लोग भी इसी साल अपना सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।